फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MP NHM CHO 2023 के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। और हम इस क्लास में सिर्फ MCQs के आंसर ही नहीं बल्कि उसके सारे जो भी उस MCQ के रिगार्डिंग ऑप्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स आपको मिल सके और एक क्वेश्चन के साथ ही आपको 10 से 12 MCQ और मिल सके, जिससे कि आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो पर चलते हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वास। तो इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर एंड वॉन पिरक्विट। सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर तो चला जाएगा रॉबर्ट कोच, बट इसका हमारा आंसर तो रॉबर्ट कोच चला जाएगा, लेकिन हम इसके ऑप्शंस का अगर डिस्कस करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है लुईस पास्चर। तो हु इज़ द लुईस पास्चर? लुईस पास्चर ने क्या क्या किया था इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने लुईस पास्चर इज़ द फादर ऑफ पास्चुराइजेशन। लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज की। सेकेंड, लुईस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन की खोज की। लुईस पास्चर ने कोलेरा वैक्सीन की खोज की और वहीं लुईस पास्चर ने एंथ्रेक्स वैक्सीन की भी खोज की। सो फ्रेंड्स, ये डिटेल थी लुईस पास्चर के बारे में। अब रॉबर्ट कोच का तो आपको पता है, इन्होंने क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को खोजा। हमारा थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने अब क्या किया? एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को खोजा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है वॉन पिरक्विट। अब वॉन पिरक्विट ने क्या किया था? तो वॉन पिरक्विट थे, इन्होंने पिरक्विट ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का जो स्किन टेस्ट होता है वो इनके नाम से, पिरक्विट के नाम से है, क्योंकि इन्होंने पिरक्विट ट्यूबरकुलोसिस खोजा था। ठीक है। अब जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज़ है उसको उसका एक अदर नेम भी है जिसको बोलते हैं कोच डिसीज़। इसको कोच डिसीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके फादर कौन है? रॉबर्ट कोच, इसलिए ट्यूबरकुलोसिस के जिन्होंने खोजा था। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होती है लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो इसके हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए इथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी आइसोनियाजिड और ऑप्शन नंबर डी रिफाम्पिसिन। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है, ये एक टेरेटोजेनिक ड्रग है। अब टेरेटोजेनिक क्या होता है? टेरेटोजेनिक का मीन्स होता है कि जो प्लेसेंटर बैरियर को क्रॉस कर जाए उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिक। तो ये ड्रग प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके जो बेबी होता है उसमें चली जाती है, उसकी बॉडी में, और डिफनेस कॉज करती है। इसलिए प्रेगनेंसी में स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अब हम चलते, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल का क्या साइड इफेक्ट है? यह करती है सेकेंड क्रेनियल नर्व को डैमेज। तो सेकेंड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है हमारी ऑप्टिक। तो ऑप्टिक क्रेनियल नर्व को ये डैमेज करती है, जिससे कि हमारे में होती है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस डिसीज़ को कॉज करता है, इसलिए इथाम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या करती है? आइसोनियाजिड करती है पेरिफेरल न्यूराइटिस। आइसोनियाजिड करती है पेरिफेरल न्यूराइटिस। अब ये क्या होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस जो होता है ये एक प्रकार की न्यूरोपैथी है जो न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम करती है। ये क्योंकि आइसोनियाजिड है, ये विटामिन B6 जिसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन, उसकी डेफिशिएंसी करता है हमारी बॉडी में,
जिससे क्या होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसलिए आइसोनियाजिड को जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसके साथ डॉक्टर देते हैं पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6 ताकि ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो पाए। अब हमारा है ऑप्शन नंबर डी रिफाम्पिसिन। अब रिफाम्पिसिन का क्या साइड इफेक्ट है? रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट है रिफाम्पिसिन लेने वाले पेशेंट को जो यूरिन होता है वो रेड ऑरेंज कलर यूरिन होता है। ये होता है रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट। सो जो भी पेशेंट रिफाम्पिसिन ले रहा है उसको अगर रेड ऑरेंज कलर यूरिन हो तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द पोलियो वायरस इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू। पोलियो वायरस इन्फेक्शन किसके द्वारा फैलता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन नंबर बी फीको ओरल रूट, ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटल रूट और ऑप्शन नंबर डी सेक्सुअल रूट। सो फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीको ओरल रूट। मतलब ये मुंह के द्वारा, मतलब कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी होती है। मतलब ये वायरस फैल सकता है इन चीज़ों से और ये फीको ओरल रूट कहलाता है। अब अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस की ओर तो ऑप्शन नंबर ए ब्रेस्ट फीडिंग, वह बीमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा फैलती है, मतलब मदर से बच्चे में होती है, उनको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा फैलने वाली बीमारी। वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें प्लेसेंटल रूट, तो प्लेसेंटल रूट के द्वारा फैलने वाली बीमारियों को फ्रेंड्स बोलते हैं टॉर्च डिसीजेस। अब ये टॉर्च डिसीजेस क्या होती है? टॉर्च डिसीजेस जो होती है वो होती है टेरेटोजेनिक। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो टेरेटोजेनिक होता है उसका मतलब होता है कि जो प्लेसेंटल बैरियर को पास कर जाए, उसको टेरेटोजेनिक कहते हैं। तो इसमें जो डिसीज़ होती है वो टॉर्च डिसीजेज होती है। अब टॉर्च डिसीजेज में 5 प्रकार की डिसीजेज होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, हम फ्रेंड्स ये जो टॉर्च डिसीज है इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनको MPNHM CHO के लिए तो स्पेशल आप पढ़ के ही जाएँ, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा है सेक्सुअल रूट। तो सेक्सुअल रूट के द्वारा फैलने वाली बीमारियां वो होती है जिनको STD बोलते हैं, और STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसके एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो इसमें आता है एड्स, HIV। सो एड्स का फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसके द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो वो होती है सिफिलिस। अब सिफिलिस किसके कारण होता है? ये होता है ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण। वहीं और अगर हम नेक्स्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बात करें तो वो होती है गोनोरिया। अब जो गोनोरिया होता है वो होता है नाइजेरिया गोनोरिया के द्वारा। सो फ्रेंड, इस प्रकार से अलग अलग डिसीजेस जो अलग अलग रूट से फैलती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है फीको ओरल रूट। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैरालाइटिक पोलियो इज। मतलब कि है पैरालाइटिक पोलियो जो होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो इसका हमारा आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पोलियो वायरस टाइप ए। इसका हमारा आंसर चला जाएगा पोलियो वायरस टाइप ए। अब अगर हम हमारे अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो टाइप 2 जो हमारा पोलियो वायरस होता है वो है इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है टाइप 2, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें टाइप 3 पोलियो वायरस, तो टाइप 3 जो पोलियो वायरस होता है वो है मोस्ट कॉमन इन इंडिया। जो टाइप 3 पोलियो वायरस होता है वो मोस्ट कॉमन है इंडिया में। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए पोलियो वायरस। ऑप्शन नंबर ए टाइप 1 पोलियो वायरस, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स नोटिस्ड इन पेशेंट विथ कोलेरा एक्सेप्ट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि कोलेरा के पेशेंट में बाकी सब दिखाई देती, एक नहीं दिखाई देती।
फ्रेंड्स मैं आपको इस एक्सेप्ट का मतलब बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। के अलावा मीन्स कि एक को छोड़कर बाकी सभी उसमें होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वाशरमैन्स हैंड्स एंड फीट। ऑप्शन नंबर बी राइस वाटर स्टूल। ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज थ्रस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी स्कैफोइड एब्डोमेन। सो फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज थ्रस्ट, क्योंकि हमसे ये पूछा गया कि क्या चीज़ कोलेरा में नहीं होती। सो वाशरमैन लाइक फीट एंड हैंड ये होते हैं। ये इसलिए ये फाइंडिंग दिखती है क्योंकि इस कोलेरा बीमारी में बार बार पेशेंट वॉशरूम जाता है या फ्रेश होने जाता है, उसके बाद बार बार अपने हैंड्स और फीट को उसके पानी लगता है, जिसके कारण वो धोबी के टाइप, वाशरमैन जो होता है धोबी के टाइप उसके हैंड एंड फीट हो जाते हैं। इसलिए इसमें यह फाइंडिंग देखने को मिलती है वाशरमैन लाइक हैंड एंड फीट। सेकेंड है राइस वाटर स्टूल। इसमें राइस वाटर स्टूल दिखाई देता है, मतलब कि चावल के पानी जैसा स्टूल बार बार आता है क्योंकि पेशेंट बार बार जाता है। वहीं ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है स्कैफोइड एब्डोमेन, मतलब कि अंदर की ओर धंसा हुआ स्कैफोइड जो बोन होती है उस टाइप से एब्डोमेन दिखाई देता है। इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी ये तीनों फाइंडिंग्स हमारी कोलेरा में दिखाई देती है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है डिक्रीज थ्रस्ट ये उसमें नहीं दिखाई देती। सो चले फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज द टाइफॉइड इज। निम्नलिखित में से टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। सो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एलाइजा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी विडाल टेस्ट एंड डी स्पुटम टेस्ट। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आप सभी को ही पता है कि जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, जो कि विडाल टेस्ट है, वो टाइफॉइड के लिए किया जाता है। लेकिन जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसका तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए विडाल टेस्ट। अब हमारे अदर जो ऑप्शंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए एलाइजा टेस्ट। सो एलाइजा का फुल फॉर्म हमारा पहले तो आप याद कर लीजिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। ये हमारा एलाइजा का फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स ये बहुत बार हमारे स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछा गया रिपीटेडली क्वेश्चन, इसलिए आप एलाइजा का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे ये एलाइजा का फुल फॉर्म होता है। सो ये एलाइजा जो टेस्ट होता है ये हमारा किया जाता है डेंगू के लिए, वहीं अगर हम बात करें सिक टेस्ट तो ये ऑप्शन नंबर भी सिक टेस्ट है। ये सिक टेस्ट जो हमारा होता है ये किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। और इसको सिक टेस्ट बोलने का रीज़न ये है कि इस सिक टेस्ट की जो खोज की थी या डिस्कवरी की थी वो की थी बीटा सिक नामक एक फिजिशियन ने, जो कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। और अगर बात करें हम डिप्थीरिया में, तो डिप्थीरिया में साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं बुल नेक अपीयरेंस, मतलब कि नेक के पीछे एक जो बुल की नेक होती है उस टाइप से वार्ड्स बन जाते हैं, वो दिखाई देता है डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हम बोल सकते हैं उसे, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस MP NHM CHO और अदर नर्सिंग के एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, स्पुटम टेस्ट। सो स्पुटम टेस्ट जो होता है वो आप सभी को पता है और आप सभी को इस बारे में जानकारी है कि स्पुटम स्मीयर टेस्ट जो है वो मोस्ट कॉमन किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। सो ये भी आप ध्यान रखिए। और ट्यूबरकुलोसिस में और कौन से टेस्ट किए जाते हैं, एक मोन्टॉक्स टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू WHO ORS ऑस्मोलरिटी। सो फ्रेंड्स पहले तो मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। WHO फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
कब इसकी स्थापना हुई थी? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। अब हम अगर बात करें ORS का फुल फॉर्म बहुत मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन के हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 270, बी 245, सी 290 और डी 310। मतलब ORS जो घोल होता है उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो फ्रेंड्स अगर बात आई ORS की, तो हम ORS के पूरे कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज अगर उसने पूछा है कि ORS की ऑस्मोलरिटी टोटल कितनी होती है, लेकिन कल वो पूछ लेगा कि इसमें सोडियम कितना होता है या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसमें कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसमें कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, फर्स्ट होता है सोडियम। फर्स्ट हमारा इसमें कंपोनेंट होता है सोडियम, जिसको बोलते हैं Na से प्रदर्शित करते हैं, Na इसका सिंबल है। तो सोडियम हमारे, सो फ्रेंड सोडियम इसमें होता है 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब सेकेंड अगर हम बात करें तो सोडियम के बाद इसमें होता है क्लोराइड। क्लोराइड इसमें होता है 65 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फ्रेंड्स अब अगर हम थर्ड कंपोनेंट की अगर बात करें तो थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इसमें होता है 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये होता है हमारा ग्लूकोज। अब अगर हम बात करें हमारे फोर्थ कंपोनेंट की, तो फोर्थ कंपोनेंट हमारा होता है पोटेशियम, K+। इसका सिंबल होता है K+, पोटेशियम। ये हमारा होता है 20 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वहीं अगर हम बात करें हमारे फिफ्थ कंपोनेंट, वैसे ORS में 5 कंपोनेंट होते हैं, फिफ्थ कंपोनेंट की अगर बात करें तो फिफ्थ होता है हमारा सिट्रेट। सो सिट्रेट होता है हमारा 10 मिली ऑस्मोल। फ्रेंड्स अगर आपने ये हमारा ORS का टोटल कंपोजिशन देख लिया है तो आप इसको प्लीज़ से नोट कर लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए, ताकि ये आपको बार बार ध्यान में रहे, क्योंकि ORS घोल के बारे में बार बार हमारी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसके ORS की टोटल ऑस्मोलरिटी हमने आपको बता दी 245 मिली ऑस्मोल, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्यूट वाटरी डायरिया इन लेस देन 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। तो 5 साल से छोटे बच्चों में एक्यूट वाटरी जो डायरिया होता है उसका कॉमनेस्ट कॉज क्या है? वैसे बच्चों में अधिकतर डायरिया देखने को मिलता है, तो 5 साल के छोटे बच्चों का ही हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है यहाँ पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन का हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई, ऑप्शन नंबर बी रोटा वायरस, सी सीजेला एंड डी साल्मोनेला टाइफी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोटा वायरस। इसका हमारा ऑप्शन है रोटा वायरस। ठीक है, अब हम अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी हमारा टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होता है कोस। हमारा सीजेला और इकोलाई ये भी हमारे होते तो हैं। सीजेला हमारा होता है वो डिसेंट्री, जो कि ब्लड स्टूल विथ ब्लड होता है, उसके लिए मतलब स्टूल के साथ जो ब्लड आता है उसके लिए सीजेला जिम्मेदार होता है। और इकोलाई भी हमारा जो कि एडल्ट में डायरिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ दिस मॉस्किटो इज कॉल्ड एशियन मॉस्किटो। इसमें से एशियन मॉस्किटो के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है एडिस, ऑप्शन नंबर बी है क्यूलेक्स मॉस्किटो, सी है एनोफिलीज मॉस्किटो और डी है सैंड फ्लाई। सो हमारा जो एडिस मॉस्किटो है यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। जो एडिस मॉस्किटो है उसी को एशियन मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसके अदर नेम है टाइगर मॉस्किटो, और एक इसका नाम है एशियन मॉस्किटो, और इसका एक नाम है फॉरेस्ट मॉस्किटो।
सो इस प्रकार से इसके 3 नाम हैं, फॉरेस्ट, टाइगर एंड एशियन मॉस्किटो। तो फ्रेंड्स ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनाफिलिस मॉस्किटो, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, ये एनाफिलिस जो मॉस्किटो है ये हमारा मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। वहीं अगर सैंड फ्लाई की बात करें तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बालू मक्खी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ न्यू ट्यूबरकुलोसिस केस इज अबाउट। न्यू ट्यूबरकुलोसिस केस के लिए को ट्रीटमेंट करने के लिए कितनी ड्यूरेशन आगे से रिकमेंड की गई WHO के द्वारा। इसके हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर है 8 मंथ, बी 6 मंथ, सी 9 to 12 मंथ और डी 24 to 27 मंथ्स। सो इस जो हमारा क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ATT हमारे जो ड्रग डोज चलता है वो भी 6 मंथ के लिए चलता है, और ये जो ATT है, ये ATT जो डोज बनाया गया है जो 6 मंथ का होता है, इसका फुल फॉर्म भी बार बार ATT का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जिसका फुल फॉर्म है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसके लिए इस कोर्स को देने के लिए ड्यूरेशन है 6 मंथ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आई है बात टीबी की, तो हम टीबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमारा टीबी से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए एग्जाम से। इसी प्रकार से आपकी इन सभी MCQs को तैयार किया गया है ताकि आपकी एक एक डिसीज़ एक एक क्वेश्चन के साथ डील होती रहे। सो टीबी की अगर बात करें तो टीबी का फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसका अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जैसे कि इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अगर बात करें, एक डेट आती है 24 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो नेक्स्ट CHO एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। और टीबी करती है प्राइमरी अफेक्ट लंग्स को। इसके बाद इसके आगे अगर हम बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 मंथ टू 1 ईयर, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है। वहीं अगर हम बात करें एनिमल्स में भी टीबी होती है, जिसको बोलते हैं बोवाइन टीबी। एनिमल्स में जो टीबी होती है उसको बोवाइन टीबी के नाम से जाना जाता है। और इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है और इसका पता कैसे करें, तो इसके लिए हम घर पे एक चीज़ देखकर पता कर सकते हैं। इसमें होता है परसिस्टेंट कफ मोर देन 2 वीक्स, मतलब दो महीने तक 2 वीक तक, मतलब 15 दिन तक लगातार कफ के साथ खांसी आना, जो कि इसका साइन एंड सिम्टम है मोस्ट कॉमन। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे है द पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू इज, मतलब डेंगू का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एडिस इजिप्टी, ऑप्शन नंबर बी आर्बो वायरस, ऑप्शन नंबर सी एनाफिलिस मॉस्किटो एंड ऑप्शन नंबर डी एडिस वायरस। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्बो वायरस, ऑप्शन नंबर बी आर्बो वायरस, ठीक है। अब उधर हम अगर बात करें, वैसे एक चीज़ बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं हमारे लिए एग्ज़ाम में, कि जो एडिस इजिप्टी है और अरबो वायरस है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो एडिस इजिप्टी है वो है हमारा वेक्टर जो कि डेंगू को फैलाता है। वहीं अगर बात करें हम डेंगू के एजेंट की, तो एजेंट हमारा है अरबो वायरस और इसका वेक्टर होता है एडिस इजिप्टी, मतलब जो वायरस होता है जिसके कारण होता है अरबो वायरस होता है, लेकिन जो ले जाने वाला वेक्टर होता है, जो जिसके द्वारा ये जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक जगह से दूसरी जगह, इसके फैलने का वेक्टर जो इसे ले जाता है उसे बोलते हैं, वो है एडिस इजिप्टी, ठीक है। और इसका जो डेंगू का एजेंट है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी अरबो वायरस, ठीक है। अब बात अगर आइए तो वहीं ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी एनाफिलिस मॉस्किटो। एनाफिलिस मॉस्किटो के बारे में आपको पता ही है, मलेरिया के लिए पॉजिटिव एजेंट है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी एडिस वायरस, तो इस प्रकार का कोई वायरस नहीं होता, एडिस नाम की एडिस इजिप्टी होता है जो कि डेंगू का पॉजिटिव एजेंट है।
अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज पॉपुलैरिटी नोन एज हाइड्रोफोबिया। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसका पॉपुलर नेम है, जाना माना नाम है, जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस बारे में, इस बीमारी के बारे में पता ही होगा, और नहीं पता तो हम इसके बारे में भी डिस्कस कर ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लेग, बी है डेंगू, सी है रेबीज और डी है KFD। सो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो रेबीज़ होता है उसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं? जिस पेशेंट को रेबीज़ हो गया है उसको ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ, ब्रेन में सिग्नल पहुंचने में भी प्रॉब्लम्स होती है और ब्रेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण वो लगातार पानी से डरने लगता है, और पानी से डरने को ही मेडिकल टर्म या फिर साइकेट्रिक में एक टर्म दिया गया है जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसलिए इस रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है डेंगू। तब डेंगू को अदर नेम ब्रेकबोन डिसीज भी इसको बोलते हैं। और वहीं अगर बात करें डेंगू में होता क्या है, डेंगू में होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन बन जाती है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बो मीन्स होता है प्लेटलेट्स के लिए टर्म दिया गया है, और पिनिया मतलब कम होना, तो इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है डेंगू में, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें KFD, तो KFD में है, KFD का फुल फॉर्म है कायासनूर फॉरेस्ट डिसीज़। ये कर्नाटका के जंगलों में से आने वाली एक डिसीज़ थी जो कि कर्नाटक के लोगों को हुई थी, जिसका नाम था कायासनूर फॉरेस्ट डिसीज़। ये होती है आर्बोवायरस फ्लेविवायरस से, और इसका वेक्टर है टिक या टिक बाइट से, मतलब ये एक टिक के काटने से होती है, और इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में आता है फीवर एंड हेडेक। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज DNA हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस के बारे में हमारा क्वेश्चन आया कि इनमें से DNA हेपेटाइटिस वायरस निम्नलिखित में से कौन सा है। सो DNA हेपेटाइटिस वायरस इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस E। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर C, हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B इस क्वेश्चन का आंसर है, जो DNA हेपेटाइटिस के नाम से जाना वायरस के द्वारा होता है, मतलब फॉलोइंग है। अब आया हमारा ऑप्शन नंबर A, हेपेटाइटिस A। हेपेटाइटिस A कैसे फैलता है? हेपेटाइटिस A हमारा फैलता है फीको ओरल रूट से। फीको ओरल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने फीको ओरल रूट के बारे में पहले डिस्कस कर लिया है, जो कि माउथ के द्वारा फैलने वाली डिसीज जिनको फीको ओरल रूट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ये हेपेटाइटिस A सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी होती है, और फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस A फैलता है। वहीं बात करें अगर ऑप्शन नंबर B, जो कि हमारा है हेपेटाइटिस C, इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैलता है। ये इन्फेक्टेड ब्लड, वहीं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और सेक्स, इन सभी से फैलने वाली हमारी डिसीज़ है ऑप्शन हेपेटाइटिस C। ऑप्शन नंबर B तो वहीं हमने हेपेटाइटिस B के बारे में तो डिस्कस कर लिया है, ये DNA हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर D, हमारा हेपेटाइटिस E है, ये फैलता है, ये बिल्कुल ऑप्शन हेपेटाइटिस A के जैसा ही है एज इट इज़। इसमें भी फीको ओरल रूट, ये भी फीको ओरल रूट सेक्सुअल ट्रांसमिट और फीको ओरल सेक्सुअल ट्रांसमिट से फैलने वाली डिसीज़ है। कौन सी? हेपेटाइटिस A। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS